और अब हम बात करेंगे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की बाय अलजेब्रिकली बाय फार्मूला। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि कुछ अ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं c इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब ये c इज इक्वल टू 2 पाई आर, अगर सिंपल हमें ये c इज इक्वल टू पाई आर क्या है, ये सर्कमफ्रेंस है c का, किसी भी एक सर्कल का। ठीक है, तो इस सर्कल का आप ग्राफ तो नहीं बना, ग्राफ के जरिए अगर मैं ये ग्राफ बना दिया, इस सर्कल का ग्राफ ही लेट्स सपोज बना दिया, तो आप क्या इसका सर्कमफ्रेंस बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आप इसका मैं अगर टेबल भी ड्रा कर लूँगा तब भी आप इसका सर्कमफ्रेंस नहीं बता सकते। तो बाज़ औक़ात होता ये है कि हमें मजबूरन किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फार्मूला देना ही पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि ये फार्मूला है, अब इसके अंदर c आएगा, वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? 2 पाई r पे नहीं, सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है। जितना आपके पास रेडियस छोटा होगा सरकमफ्रेंस उतना ही कम होगा, और जितना रेडियस ग्रेटर होगा उतना ही सरकमफ्रेंस आपके पास ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस केस के अंदर जब हम बात करेंगे कुछ फंक्शन की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूले की ज़रूरत है कि नहीं। ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी पॉइंट आते हैं जब हमें फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फार्मूले ही की ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूले के अलावा वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ। अच्छा, अब इसमें देखें कि क्या ये फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हैं, बिल्कुल, क्योंकि आर जो भी आप पुट करेंगे, टू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट आर जो भी वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा, तो कोई ना कोई आउटपुट तो आएगी ना। यानी सी हर आर के करस्पॉन्डिंग, आर इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, तो हर आर के करस्पॉन्डिंग आपके पास सी जरूर एग्जिस्ट करेगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी फंक्शन की। अब अगर वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, वो आपके पास सी आ गया, कोई मसला नहीं, तो क्या ये जो सी है ये एक ही आएगा या दो आ सकते हैं? आंसर इज यस, ये एक ही आएगा, दो नहीं आ सकते, क्योंकि आर वन रखेंगे। ऐसा यार कि कैसे हो सकता है कि रेडियस वन था तो उसका सरकमफ्रेंस जो है वो 5 भी था और 6 भी था? ऐसी तो नहीं हो सकता ना। तो हर आर के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली वन वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली रिप्रेजेंटेशन की। हमारे पास के हम वर्बली भी बाज़ औक़ात जो है ना डिफ़ाइन किया करते हैं फंक्शंस को। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या कहता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अच्छा, जो वर्बली फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, वो ज़्यादातर हम फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्या कह रहा है कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं अगर लेट्स सपोज कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो क्या कह रहा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज in the universe is directly proportional to the product of their masses। यानी कि आपके पास दो मैसेज हैं, एक m1 है और दूसरा आपके पास m2 है। ठीक है, तो इन दो मैसेज में आपस में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, यानी एक दूसरे को एक अपनी तरफ खींचने की जो पार है, ताकत है, फोर्स है, वो किसके इक्वल होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी कि m1 इंटू m2 के। और दूसरी चीज क्या बताई जा रही है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये जो आपके पास फोर्स है, यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम रेसिप्रोकल लेते हैं किसका? स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। या अब मैं लेट्स सपोज ये कहता हूं कि इन दोनों के दरमियान m1 और m2, देखें ये m1 पड़ा हुआ है, ये m2 है। ठीक है, m1 m2, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसे r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्केयर। तो अगर इन दोनों क्वांटिटीज को अगर मैं कंबाइन करूं, तो मैं लिख सकता हूं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 ओवर r स्केयर। इस
एफ को अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसे मैं जी कहता हूँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो दैट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 ओवर आर स्केयर। अब यहाँ पे मैंने ये जो फार्मूला है ये बनाने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब भी आप कभी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्बली, तो उसका हमेशा हमेशा फार्मूला एग्जिस्ट किया करेगा। ठीक है, आपके पास अगर कोई टेबल है तो उसका हमेशा फार्मूला बनाया जा सकेगा। हाँ, बशर्ते ये कि वो टेबल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास कोई ग्राफ है तो पॉसिबल है, यानी कि इजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि उसका आप ग्राफ फार्मूला बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन चारों रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन की मेथड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है? जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रिप्रेजेंटेशन बाय फार्मूला है। ठीक है, तो अब फार्मूले पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, उसकी वजह से बताएंगे टेबल भी बना सकते हैं, उसकी वजह से हम ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला को इस वजह से ज़्यादा डिस्कस करेंगे अपने कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री के कोर्स में कि इस मेथड के अंदर इस मेथड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बाकी तमाम रिप्रेजेंटेशन में से। ठीक हो गया? हम आगे चलते हैं जी। हम आगे दोबारा से बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन पे फॉर इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि पहले अभी मैंने चार रिप्रेजेंटेशन बताई। पहले हमने वेरिएबल वेरिएबल के साथ खेले थे। अब मैं थोड़ा सा फार्मूला की तरफ जाऊंगा, और फार्मूले में क्या होता है कि आपके पास कोई इनपुट होती है, कोई आउटपुट आती है। तो अब जो डेफिनेशन हम देने लगे हैं दोबारा, वो है आपके पास फंक्शन की ही डेफिनेशन है, लेकिन वो इनपुट और आउटपुट के हवाले से है। क्या कहा जा रहा है? अ फंक्शन एफ इज अ रूल। रूल, अच्छा याद रखिएगा, ये जो रूल है ये वही रिलेशन है। बाज लोग इसे रूल बोलते हैं, बाज लोग इसे रिलेशन बोलते हैं। और ये फंक्शन या रिलेशन दैट एसोसिएट अ यूनिक आउटपुट, आपके पास एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर यूनिक आउटपुट हो विद ईच इनपुट। हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपके पास यूनिक आउटपुट हो। मसलन आप कार है आपके पास, कार के अंदर आप इनपुट क्या दे रहे हो? पेट्रोल दोगे तो आपको माइलेज मिलेगी ना। ठीक है, अब अगर आप इनपुट दे रहे हो पेट्रोल और आप कहते हो कि मुझे माइलेज भी मिले और मुझे खाना भी मिले, तो दो चीजें आपके पास आउटपुट के तौर पे आएंगी। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई जादू हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। मैं ये नहीं कहता पॉसिबल नहीं है, शायद ये पॉसिबल हो, लेकिन जो कुछ भी है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन के लिए यूनिक आउटपुट का होना जरूरी है। बात समझ आ गई? तो एफ इज अ रूल और रिलेशन दैट एसोसिएट अ यूनिक आउटपुट। कोई एक ही आउटपुट आएगी विद ईच इनपुट, हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग। मसलन आपने पेट्रोल डाला, आपको माइलेज मिली। ठीक है, अब आप पेट्रोल की बजाय पानी डाल देते हैं, आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गाड़ी जो थी वो पेट्रोल वाली थी। अगर गैस वाली है तो गैस के करस्पॉन्डिंग आपको माइलेज मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई भी इनपुट दें, फॉर ईच इनपुट आपके पास कोई यूनिक आउटपुट आएगी तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज आपके पास वो फंक्शन नहीं होगा। अब मजीद हम फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। इफ द इनपुट इज डिनोटेड बाय एक्स, देन द आउटपुट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। और इसे हम पढ़ेंगे कैसे? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, यानी यहां पे ये चीज यहां पे देखें, एफ ऑफ एक्स क्या है? देखें, बचपन से लेके आज तक आप 2x को कैसे समझते रहे? इसका क्या मतलब समझते रहे? इसका आप यही मतलब समझते रहे ना कि 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? x के साथ, तो ये आ गया 2x। लेकिन जब एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एफ एक्स, ना ना ना, एफ एक्स नहीं है। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स। एफ इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स। मतलब कि एफ के अंदर कहीं ना कहीं एक्स जरूर होगा, 3x² - 5।
ठीक है। अब इस केस के अंदर मैं f में अगर x की वैल्यू a पुट कर देता हूँ तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ f के अंदर जहाँ जहाँ भी x है आपके पास वो क्या होगा, f ऑफ a होगा। यानी x की जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम a सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ ए स्क्वायर माइनस 5। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से f ऑफ 3 माइनस ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 ए की जगह पे 3 माइनस ए का स्क्वायर माइनस 5। तो ये आपके पास फंक्शन है। तो आपने f ऑफ x को ये नहीं कहना कि f मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, बल्कि आप ये कहेंगे कि f ऑफ x, f इज अ फंक्शन ऑफ x। बात समझ आ गई। यहाँ पे जब हम पुट किया करते थे यानी 2 ऑफ x, तो x की अगर वैल्यू 1 थी तो 2 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाता था, 2 ही आ